विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। चौकीदार और दफादार पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा जो है वो सदन में भी उठा और विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर नजर आया। जो खबर सामने आ रही कि बिहार विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। बता दें कि सीएम नीतीश और विपक्षी एमएलए में इस बीच बहस भी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के विधायकों में काफी देर तक बहस होती रही। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सरजीत ने सदन में मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने लाठी डंडे वाली सरकार नहीं चलेगी की नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने उठकर जवाब दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्ष पर हमला बोला। सीएम के बोलने पर विपक्ष के विधायक बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। बिहार के संपूर्ण चौकीदार दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। इतने बुरे तरीके से महोदय ये चौकीदार दफादार का मामला है। मौका देंगे हम। इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है, वह भी तो डिपार्टमेंट पुलिस का ही था महोदय। तो क्या लोकतंत्र में अपने मांग को मांगने का अधिकार नहीं है महोदय? अगर माननीय न्यायालय ने महोदय आपने कानून में संशोधन करने को कहा, सरकार ने, तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती है चौकीदार दफादार के लिए? सुन लिया बातों को, बैठिए। श्री अजय कुमार महोदय, मैं पूछता हूँ। श्री अजय कुमार पूछता हूँ महोदय। माननीय मंत्री संसदीय कार्य बुझे कहाँ लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है। ये सरकार चलेगी नहीं तो महोदय हम लोग है ना। सुन अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र भाई साहब बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार दफादार के मांगों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए महोदय कि सरकार नहीं चलेगी, सब दिन रहेगा। अब कितना मीटिंग है आपका? चलेगी। कितना मीटिंग है? आज जो हम लोगों का है कितना मीटिंग है, और आप लोगों का कितना मीटिंग है? तो इसलिए ये सब चीज मत करिए। आप बहुत कम है, थोड़ा सा इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब। हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए सब लोग। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए। कुमार जी अरे बैठिए, नेता खाने प्लीज। अरे सम्मान से दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए। भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सरजी जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे? हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है? अरे आप अरे आप बिना मतलब का बोलते हैं। बिहार के विकास की चर्चा बोलिए ना। आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या है। बैठिए बैठिए। फालतू बात है। चलिए। अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। बेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं। बेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए हटाना चाहिए। बैठिए, बेल से बाहर सीट पर जाइए।
सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सबके पास सीट पर जाइए, सीट पर जाइए सब लोग। सपोज से अगर माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। जो गड़बड़ करे ये ठीक नहीं है। दफादार पर हुए लाठी चार्ज को लेकर के सदन के अंदर की तस्वीर देखी आपने। सदन के बाहर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर के विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया, एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया है। गोली की सरकार नहीं चलेगी और विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। सदन के बाहर जो है और चौकीदारों पर लाठी की मार हुई है। बिहार क्यों, किस बात को लेकर? कल जो है बिहार के संपूर्ण चौकीदार दफादारों ने अपनी मांग को लेकर के आंदोलन किया था। बिहार में ये चौकीदार दफादार कौन लोग हैं? इसमें से 90% लोग गरीब, पिछड़े, दलित परिवार से आते हैं, जो पंचायत से लेकर के थाना तक लोगों को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं। क्या कहा चौकीदार दफादार के लोगों ने? क्या आपने ही 2014 में चौकीदार दफादार का कानून लाया था कि अगर कोई ड्यूटी के समय कोई परिवार का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए, या उनके जो है जो प्रथा चली आ रही है सदियों से, देश आजादी के समय से ये चला आ रहा था कि अगर कोई चौकीदार की मृत्यु हो गई या उनकी उम्र हो गई तो उनके बच्चे को फिर से नौकरी मिल जाती है। लोकतंत्र में अपनी मांग को मांगना अधिकार है। कोई लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, सड़ फोड़ देते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो नीतीश जी को और उनके गठबंधन के लोगों को यह तय कर देना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी दलित का, कोई भी जो है पिछड़ा, दलित या कोई बिहार का लोग अपना हक के मांग के लिए लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकता है। देखिए, चौकीदार वफादार कानून इंप्लीमेंट करने की बात है। मैंने क्या कहा, गृह विभाग का मामला है। अब गृह मंत्री जी खुद संवेदनशील हैं, उनको जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी वो सक्षम है। मैंने वही बात आपकी बात कही है, वो सक्षम है, वो उठाएंगे। मांग करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। गृह मंत्री जी स्वतंत्र हैं कि अगर कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता हो तो उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार समाज के हर वर्ग का चिंता कर रही है और चौकीदार दफादार भी हमारे ही समाज के लोग हैं, उनका चिंता सरकार को है, उनको भी न्याय मिलेगा। कि चौकीदार दफादार जो हैं उन पर जो लाठीचार्ज हुई है वो सही नहीं है। चौकीदार दफादार कानून जो है उसके लागू करने की मांग आरजेडी कर रही है। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने चौकीदार दफादार के प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठियां चटकाई, उन पर हमले किए लाठी से, उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग आरजेडी कर रही है। बहरहाल देखना है कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेती भी है या नहीं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बड़ी खबर है, जहां अंडमान के समंदर में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की गई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो अंडमान के समंदर में क्रैश लैंडिंग हुई है। बता दें कि पवन हंस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस क्रैश लैंडिंग की, अंडमान के समंदर की ये तस्वीर है, जहां पवन हंस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और देखिए, रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा की जंगलों में क्रैश कर गया। वहां वो विमान गिर गया और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश। एक जिंदगी बचाने जा रहे 7 लोगों की मौत। झारखंड के रांची से पेशेंट को लेकर दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एयर एम्बुलेंस में सवार सभी
7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सोमवार की शाम 7:11 पर रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 23 मिनट बाद शाम 7:34 पर एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया और उसके कुछ ही देर बाद चतरा के सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 कैप्टन भी शामिल थे। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई उनमें कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, एक पैरामेडिक स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार, अटेंडेंट अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल थे। चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। बता दें कि संजय कुमार जो कि मरीज थे वो अपने जो 2 अटेंडेंट जिसमें एक महिला भी थी और एक पुरुष के साथ साथ 2 क्रू मेंबर और साथ में एक मेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर थे। चतरा के डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री ने सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। साथ ही कहा है कि सभी लोगों के शव को भी निकाल लिया गया है। हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। हादसे में मरने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता के पिता ने बताया कि एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने से पहले उनकी बेटे से बात हुई थी। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हमसे बोले कि जा रहे हैं दिल्ली मरीज लेके 7:11 में लैंड करना है। इसके बाद से हमको 9 बजे पता चला डॉक्टर लोग से, सदर अस्पताल के डॉक्टर से कि आपका बेटा नहीं रहा है, स्केच कर गया एरोप्लेन। सर डिमांड हादसा क्यों हुआ इसकी सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन डीजीसीए के मुताबिक एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने के बाद शाम 7:30 पर मौसम खराब हो गया था। मौसम खराब होने के बाद पायलट ने रूट बदलने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मांगने से 1 से 2 मिनट के अंदर ही विमान का ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के कुछ मिनट के अंदर ही विमान क्रैश कर गया। रांची के देवकमल हॉस्पिटल के सीईओ अनंत सिन्हा ने बताया कि लातेहार के चंदवा के रहने वाले मरीज संजय कुमार को दिल्ली ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगवाया गया था। संजय कुमार 16 फरवरी को जलने पर अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। डॉक्टर के मुताबिक संजय कुमार 65% जल चुके थे। परिजनों ने उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया था। हादसा क्यों हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। एएआईबी की टीम इस हादसे की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही हादसे के असली वजह का खुलासा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से ओम प्रकाश और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एआई समेत हंगामा मामले में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी गिरफ्तारी इसे मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उदय भानु को गिरफ्तार किया गया। उदय भानु की कोर्ट में पेशी। सूत्र बता रहे हैं कि घटना की साजिश में उदय भानु शामिल थे। एआई समेत हंगामा मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी की गई है। तो ये तस्वीर देखिए जहां उदय भानु अब पुलिस के शिकंजे में, और कहा यह जा रहा है कि घटना की साजिश में उदय भानु शामिल थे और इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ के बाद उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी हुई है। तो एआई समेत हंगामा मामले में 8वीं गिरफ्तारी। लगातार इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और यह हंगामा देखने को मिला था।
तिलक मार्ग थाना है जहां पर कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था उदय भानु चिप को और ये बताया गया था पुलिस की तरफ से कि सहयोग नहीं हो रहा है और ऐसे में अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है उदय भानु को। और ऐसे में फिलहाल ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी भी की जाएगी उदय भानु की। बोला जा रहा है कि ये भारत मंडपम में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें साजिशकर्ताओं में एक उदय भानु थे, आईवाईसी के प्रेसिडेंट एंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप। और जैसे ये प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने इस प्रदर्शन को ओन भी किया था। इस वक्त मैं आपको तिलक मार्ग थाने के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से कोर्ट में पेशी भी होगी। एफआईआर जो इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसी के तहत ये गिरफ्तारी की गई। कल शाम से बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात भी सामने आई थी और अब ये जानकारी की यही अरेस्ट कर लिया गया है उदय भानु चिप को। ये तस्वीरें आप तिलक मार्ग थाने के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है तिलक मार्ग थाने की। इस तरफ आप देखें, बाहर की तरफ आप देखें कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ उस तरफ देखेंगे तो आरएएफ की भी तैनाती की गई है क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये माना जा रहा है कि उदय भानु को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एक के बाद एक जो वहां से लोगों को हिरासत में लिया गया था उसके बाद कल उदय भानु को भी बुलाया गया था। और ये ताजा तस्वीरें मैं आपको फिर तिलक मार्ग थाने से दिखा रही हूँ जहां हेवी डिप्लॉयमेंट हो गया क्योंकि माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहीं से पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए उदय भानु चिप को ले जाया जाएगा जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ एक इंटरनेशनल स्टेज पे जो ये कहा जा रहा है कि भारत की बेइज्जती की गई, जिस तरीके से कपड़े उतार के वहां पर प्रोटेस्ट किया गया, उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और उसी की पूछताछ करने के लिए कल उदय भानु को यहां बुलाया गया। और ये बताया जा रहा है कि कल शाम से ये पूरी पूछताछ चली, देर रात सुबह तक ये पूछताछ चली और जब सहयोग नहीं हुआ है तो उसके बाद अरेस्ट कर दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद यही इस थाने से पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए उदय भानु को लेकर जाया जाएगा। राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए, परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि यह कृत्य गलत है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, पर आप आज भी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एलआईलेस भी बन जाएंगे और वोटरलेस भी। एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी ही इस पूरे कृत्य के सरगना है, मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही तो इन लोगों को ट्रेन करके भेजा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो खुद विदेशी धरती पर जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, इकॉनमी को डेड बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करते हैं, तो राहुल गांधी ही इन शर्टलेस शेमलेस कार्यकर्ताओं के असली मेंटोर है। इस समिट के दौरान कांग्रेस के हो हंगामे के बाद से अब मंगल पांडे का भी बयान सामने आया है और उन्होंने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। पहचान हो गई है वो यही हो गई कि जहां कहीं भी भारत को बदनाम करना हो, भारत की छवि को खराब करना हो, वहां कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो पूरी तरीके से अब मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं और भारत की जनता अब उनको सीरियसली नहीं लेती है। हाँ, किस तरीके से देश की छवि को खराब किया जाए उस नेता के रूप में अब भारत की जनता देख रही है। और देखिए, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि देश की छवि खराब करने वालों के प्रवक्ता राहुल गांधी बन गए हैं। अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ,
भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती है तो उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहां पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है। और देखिए, आरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शादी समारोह चल रहा था, लेकिन दुल्हन की तबीयत यहां पर बिगड़ गई, जिसके बाद से दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। बताया यह गया कि लड़की की तबीयत खराब होने की वजह से लड़के वालों ने शादी से इनकार कर वापस चले गए, लेकिन दूल्हा के लौटने के मामले में नया मोड़ भी अब सामने आ गया है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में लड़की के भाई ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो खबरें सही नहीं हैं। सच्चाई यह है कि लड़की की तबीयत खराब होने की वजह से शादी टल गई है, आने वाले दिनों में शादी की जाएगी। वहीं दूल्हा जयप्रकाश ने भी बताया कि जो भी खबरें चल रही है उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने लड़की के ठीक होने का कई घंटे तक इंतजार किया, लेकिन जब वो अस्पताल चली गई उसके बाद वे लोग अपने घर वापस चले गए और अभी भी अगर लड़की ठीक हो जाती है तो वह शादी करने को खुशी खुशी तैयार है। यानी जो सच्चाई सामने आई है उसके अनुसार दूल्हे के द्वारा बारात को वापस ले जाने की खबर को गलत बताया गया है। बारात वापस जरूर गई थी, लेकिन लड़की की तबीयत खराब होने के बाद गई थी और दोनों पक्ष की रजामंदी के अनुसार ही अब आने वाले दिनों में शादी हो जाएगी। भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना क्षेत्र के सासाराम, छुटकी सासाराम स्थित एक रिसोर्ट में हो रही शादी में दुल्हन की अचानक तबीयत खराब होने के बाद बारात वापस लौट गई और ये शादी नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन देखिए, इस वक्त जो दोनों परिवार है वो हमारे साथ मौजूद हैं और चाहे वो लड़की पक्ष के हो या लड़के पक्ष को हैं, दोनों परिवार के लोग मौजूद हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से मीडिया में गलत और भ्रामक खबरें चलाई जा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि दोनों परिवार शादी के लिए राजी है। अचानक लड़की की तबीयत खराब होने की वजह से ये शादी रोक दी गई थी और जैसे ही अब लड़की की शादी हो, ये लड़की की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसकी शादी की जाएगी। वो शादी के लिए हम लोग कभी माना नहीं किया, लड़का वाला भी माना नहीं किया है। लड़की का तबीयत खराब हो गया था, इसी वजह से बारात लौट गया है। लेकिन तो क्या क्या हुआ था तब लौटा, मैंने क्या क्या उस समय क्या क्या शादी की रस्में हुई थी? रस्में बस तिलक अभी चढ़ा हुआ था और जैसे ही जयमाल होने वाला था वहीं पर लड़की का तबीयत बिगड़ गया, वहीं से सब काम हो गया है। बात सच्चाई है, सही है, लेकिन ये नहीं चलाना चाहिए, सब फेक न्यूज है। ठीक है, हाँ, मैंने शादी करने के लोग तैयार, हाँ, वो लोग पार्टी तैयार है। अचानक तबीयत खराब होने के कारण लड़की गिर गई, लड़की होश में नहीं आ रही थी, इसीलिए शादी नहीं हुआ, रुक गया शादी। लड़का तरफ से गया सदर अस्पताल, हम लोग गए, तबीयत पानी वानी चढ़ा, दवाई से हुआ तो कुछ ठीक हुआ। ठीक होने के कारण तो फिर ये खबरें कहाँ से आई कि बारात लौट गया, ये हो गया, ये झूठी है, झूठा है, जो भी किया है गलत न्यूज दिया है। देखिए, बात कुछ नहीं हुआ है, तिलक चढ़ गया, हम लोग बारात लगाए, उसके बाद स्टेज पे हम गए, लड़की आई, लड़की का तबीयत खराब हो गई। स्टेज पे चढ़ने से पहले लड़की का तबीयत खराब हो गया, लड़की बेहोश हो गई, वहीं पर लड़की गिर गई। उसके बाद लड़की को अंदर ले गए रूम में, उसका मतलब आधा घंटा 1 घंटा तक तबीयत खराब चला। उसके बाद मैं उधर स्टेज से निकल के रूम में गया। उसके बाद मैं बोला कि लड़की से हम बात करेंगे 10 मिनट 15 मिनट अकेले में। मैंने बात किया तो लड़की डायरेक्ट इनकार कर रही थी हमसे शादी करने के लिए। अब बोल रही नहीं, शादी के तैयार नहीं थी। उसका मैंडी को जो भी मन डिस्टर्ब था वो डिस्टर्ब थी और पहचानने से भी इनकार कर दी। मैंने बोला कि अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल अब ये तो मालूम हमको नहीं कि अस्पताल इन लोग कब ले गया कब नहीं ले गया। हम अपने घर आ गए। फिर बारात वापस जाने के बाद सुबह में घर हम लोग भी 3 बजे करीब में घर आ गए। उसके बाद ये लोग निकल गए। तो फिर उसका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है अभी। लड़की घर पे मतलब आप इंतजार किए काफी देर तक? हाँ, 2 घंटे इंतजार किए हैं। लड़की का तबीयत ठीक हो जाएगा, स्टेज पे आएगी, उसके बाद शादी होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये दूल्हा जयप्रकाश हैं और साफ तौर पर इनका कहना है और इनके घर वालों का कहना है कि हम लोग शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जो जिस तरह से खबरें आई थी कि दूल्हा बिना शादी किए वापस चला गया, इस खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद से झारखंड का बजट पेश होने वाला है। बता दें कि राज्यपाल को बजट की प्रति जो है वो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सौंप दी है। 1.70 लाख करोड़ के बजट की संभावना है। पिछली बार से बजट का आकार बढ़ सकता है और माना यह जा रहा है कि 10%
आकार इस बार के बजट में बढ़ने की उम्मीद है। तो पिछले साल के बजट से ये बजट का आकार बड़ा होगा। थोड़ी ही देर में 12 बजे का वक्त रखा गया है जब बजट पेश किया जाएगा झारखंड का। उम्मीदें काफ़ी है, महिलाओं को अपनी उम्मीदें हैं, किसानों के लिए भी अपनी उम्मीदें हैं और देखना होगा कि किस सेक्टर के लिए कितना बजट झारखंड सरकार एलोकेट करती है। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे और उससे पहले की जो औपचारिकता होती है, राज्यपाल को बजट की प्रति जो है वो सौंप दी गई है। ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जब राज्यपाल को ये बजट की प्रति सौंपी गई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, अब से कुछ ही देर का वक्त जब झारखंड बजट पेश होगा, क्या जानकारी अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है ये राज्य के विकास के लिए बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात की जो हम लोगों ने न्यूज 18 पर सबसे पहले खबर चली थी, हम लोगों ने आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले बताया था कि बजट में 8 से 10% की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। पिछला बजट अगर याद कीजिए 2025-26 का जो बजट था, वो बजट आपको था 1,45,000 करोड़ का बजट है। इस बार जो है बजट के बारे में कि हम लोगों ने चलाया खबर कि 1,62,00,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समझ जाइए कि कोई ये जो बजट होगा राज्य के विकास वाला बजट होगा। क्योंकि इस बार आमतौर पर देखिए कि तृतीय सप्लीमेंट्री जो पेश की गई है, राज्य सरकार ने तृतीय सप्लीमेंट्री के आधार पर ये बता दिया है कि वास्तव में कि जो मैया सम्मान योजना यानी समाज कल्याण है, ग्रामीण विकास। चलिए, बिल्कुल, तो थोड़ी देर में बजट पेश होगा। बहुत उम्मीदें झारखंड वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।